एटम तो हाँ देखिए, शॉर्ट्स्की डिफेक्ट क्या होता है, जब केटायन और एनायन इक्वल नंबर में हो, मतलब 10 केटायन है तो 10 एनायन भी है, तो अगर इक्वल नंबर में है तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल। सॉलिड क्या होगा, न्यूट्रल। जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो इसी तरह A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस। अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन, A प्लस एक गया तो बी माइनस भी एक ही जाएगा, तो भी ये इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल। अगर इक्वल नंबर केटायन एनायन लीव देयर पोजीशन, तो इसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे, शॉर्ट्स्की डिफेक्ट। इसके एग्जांपल्स भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो दोनों में आता है, AgBr, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल पूछा था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, केटायन लीव करेगा लेकिन कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल पॉइंट पे। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके एग्जांपल्स भी याद रख सकते हो, सिल्वर के सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्या था, नॉन स्टियोमेट्रिक, जिसमें रेशियो ऑफ केटायन एनायन सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेशियो सेम नहीं है। अब इसकी बात करें तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कितने टाइप्स के होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मेटल एक्सेस और एक मेटल डिफिशिएंट। तो मेटल एक्सेस की बात की है तो ज्यादा मात्रा में कौन है, मेटल। अच्छा, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस, इस कारण से केटायन की मात्रा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनायन। यानी कि आप या तो एनायन को घटा दो, अगर एनायन को घटाते हो यानी एनायन को हटाते हो तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे, एनायनिक डिफेक्ट। तो यहां से एनायन को हटा दिए, तो मान लो क्लोरीन माइनस या बी माइनस आप हटाए, तो क्लोरीन हटा दिए, उसका इलेक्ट्रॉन यहीं फंस गया, और ये जो फंसता है इस जगह को क्या करते हैं, एफ सेंटर। यानी एफ सेंटर का डिफिनेशन क्या लिखोगे कि इट इज अ लैटिस पॉइंट जहाँ की केटायन एनायंस होते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन इज इंट्रैप्ड, जहां इलेक्ट्रॉन फंस जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण ही कलर फॉर्मेशन होता है, जितने लेजर लाइट होते हैं ये सब इसी फिनोमिनन पे वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि कुछ लाइट का कल एग्जांपल भी दिया था, सोडियम क्लोराइड आपका येलो कलर देगा। आपने क्रैकर्स में देखा होगा, कभी जाता था तो येलो, कभी ग्रीन, है ना, तो बेरियम ग्रीन देता है। फिर आप लिथियम लीजिएगा तो पिंक कलर देगा, पोटेशियम वायलेट कलर देगा। तो ये कलर रटना नहीं है। मैग्नीशियम कल बताया था जाते जाते कि वो व्हाइट कलर देता है। अनार के अंदर कौन जलता है, मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम ये, बाकी जलाने के लिए बारूद होते हैं उसमें, लेकिन जो मेटल है वो कलर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये कुछ कलर का फॉर्मेशन हुआ था, किसमें, कौन सा डिफेक्ट में, एनायनिक डिफेक्ट में। और आज हम बात करते हैं दूसरा पार्ट एनायनिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। एक तो आपने क्या बढ़ा दिया जी, एक तो आपने घटा दिया एनायन, और दूसरा किसको बढ़ा सकते हो, केटायन को। तो दूसरा डिफेक्ट कहेंगे, लिखिए कौन ज्यादा मात्रा में आएगा, केटायन। तो एस्ट्रा केटायन ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट। कहां चला जाएगा जी, इंटरस्टिशियल। हाँ देखो, इसी का दो पार्ट है, लिखो ना, देखो लिखा हुआ है दो पार्ट, टू टाइप्स है, एनायनिक डिफेक्ट, और अगर एक्स्ट्रा केटायन आ गया किस जगह पे आ गया, इंटरस्टिशियल। और इंटरस्टिशियल पोजीशन बताया, दो एटम के बीच का पोजीशन। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए क्या बनाइएगा, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, और फिर B माइनस A प्लस। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन रहे ताकि सॉलिड आपका न्यूट्रल रहे। जैसे देखो यहाँ पे B माइनस A प्लस, फिर क्या लिखोगे, चार कम से कम लिखिएगा, तो A प्लस B माइनस। और एग्जाम में ये सब डायग्राम बनाना है तो किस चीज से बनाना है, पेंसिल से। आदत डालिए अभी से ही, एग्जाम में भी, यहाँ पे भी जो एग्जाम दीजिएगा वैसे ही बनाइएगा। फिर देखिए B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका जैसा सॉलिड होना चाहिए वो दिख रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा केटायन, जो अलग से केटायन आएगा, वो किस जगह पे आएगा, दो एटम के बीच में। यहां मान लो कोई केटायन आ गया A प्लस, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई एक्स्ट्रा केटायन गेन किया है तो एक आध एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी कहीं पे ये गेन कर लेगा ताकि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। आया बात समझ में। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा केटायन आया है लेकिन किस जगह पे आया है, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन या इंटरस्टिशियल साइट जगह कहते हैं। दो एटम के बीच के जो जगह होते हैं उसको ये कहते हैं। तो यही है तुम्हारा एक्स्ट्रा केटायन आ गया। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा केटायन ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट। इसमें भी देखो तुम्हारा केटायन ही तो ज्यादा आया, देखो एनायन का कंपेयर में केटायन ज्यादा है, और जो ज्यादा है उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल होता है जिंक ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका भी, जिंक ऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना। ये है तुम्हारा दो टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। ये दोनों आप राइट डाउन कर लीजिए, कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आज ये करते हैं, ठीक है। एक और डिफेक्ट कौन होगा? मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, है ना। हाँ दूसरा लिखो, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल की कमी हो रही है। अच्छा अगर मेटल घटेगा तो मेटल घटेगा मतलब केटाइन या एनाइन, क्या कौन घटेगा? केटाइन, क्योंकि आपको ये बात पता है ना जी कि आप नहीं, अगर दिक्कत है तो ये बात लिख लो कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देता है? केटायन। जैसे एग्जांपल भी चाहो तो लिख लो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितना पॉजिटिव बनाएगा? एक। तो मेटल हमेशा याद रखना केटायन का फॉर्मेशन करता है, और मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसको गेन कौन करता है? नॉन मेटल। कौन गेन करता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज से देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? एनायन। आप निगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो या एनायन लिख सकते हो, आपकी मर्जी, निगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो तो सुनो, एक नॉन मेटल ले लो क्लोरीन, क्लोरीन यही ना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस। आया बात समझ में? तो यानी कि केटायन जनरेट होता है कब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एनायन जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? मेटल डिफिशिएंट, यानी मेटल कम हो रहा है। तो मेटल यानी कम हो रहा है, यानी केटायन की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है ना। डिफिशियंसी मतलब कम होना, यानी केटायन कम हो रहा है। तो फिर ज्यादा कौन हो रहा है बताइए? अगर केटायन कम हो रहा है तो एनायन की मात्रा ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ केटायन इज लेस देन नंबर ऑफ एनायन। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। बट ये सब डिफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता है, जो मैंने टिक कराए हैं वही ध्यान रखिएगा। सॉचके डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस, इसके एग्जांपल्स, और एफ सेंटर किसको कहते हैं, ये। इनसे जो ये 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं यही पूछेंगे, ये सब कुछ आपसे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बस लिख लीजिए, क्योंकि बुक्स में है तो लिखना चाहिए आपको। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट भी दो तरीके से आप बना सकते हो। पहला तरीका क्या है? या तो केटायन को आप हटा दो। दूसरा तरीका क्या है? एक एनायन बढ़ा दो, ठीक है, एक एनायन की संख्या ज्यादा कर दो। तो चलिए हम देखते हैं दोनों टाइप के डिफेक्ट को। पहला लिखिए यहाँ पे, पहला हो जाएगा कौन सा डिफेक्ट जी? अगर आप केटायन हटा रहे हो तो उसको कौन कौन सा इफेक्ट कहेंगे? केटायनिक डिफेक्ट, उसे हम कहेंगे केटायनिक डिफेक्ट। तो आप केटायनिक डिफेक्ट कैसे बनाइएगा? तो शुरू में पहले बताइए आइडियली केस में क्या होता है भाई? इक्वल नंबर ऑफ केटायन, इक्वल नंबर ऑफ एनायन। डिफेक्ट तो बाद में आते हैं ना, ठीक है। तो देखिए यहां पर A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, शुरुआत में तो सब ठीक ही रहता है, नहीं? बचपन में तुम लोग भी ठीक ही ठाक हो गए सब, सबका 90% आता है ना, नर्सरी यूकेजी में सब बच्चा लाता है 80-90। 10th तक आते आते फिर दिक्कत आने लगता है, और 12th में तो मत ही कहो। हाँ कम पार्ट के साथ पास होता है ना। चलो देखो यहाँ, हाँ तो ये है तुम्हारा एक्चुअली आइडियल कंडीशन, जहां पे सब एटम अपने, जहां पे जिस साइड पे होने चाहिए उसको लैटिस पॉइंट, लैटिसाइड कहते हैं, वहां प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या नाम में, क्या है जी? केटायनिक डिफेक्ट, यानी केटायन की संख्या घटानी है। तो जितना केटायन है उतना एनायन है ना। अब केटायन अगर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे? तो देखो एक तरीका हम अपनाते हैं। देखिए कुछ मेटल का वैलेंसी +1 होता है कि नहीं? ठीक है। अब कुछ मेटल जैसे मान लो बेरियम 2+ लिए, या स्ट्रोंसियम ले लिया, स्ट्रोंसियम का 2+ होता है। तो अगर इसको इंट्रोड्यूस इसमें कर दिए, इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये एक आइटम आएगा तो 2 गो क्लोरीन को न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं? ठीक है। तो ये एक आइटम मान लो यहाँ कोई आया जिसपे चार्ज कितना है जी? 2+। जिसपे चार्ज क्या है, मान लो यहाँ हम लिखते हैं, इस पे चार्ज है 2+। तो बताइए एक केटायन को आपको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तब ना न्यूट्रल रहने के लिए क्या होगा? अभी भी देख लो
प्लस चार्ज टोटल काउंट करोगे, माइनस चार्ज जितना काउंट करोगे, सभी क्या आएंगे? इक्वल। अब लेकिन एक जगह खाली हो गया ना, अब किसका जगह खाली हुआ? केटाइन का। इसीलिए ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? केटाइनिक डिफेक्ट। तो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? आपने बाहर से कोई इस तरह का केटायन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये सब क्यों करते हैं आज ही आपको पता चल जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, किसी चीज में इम्प्योरिटी क्यों बढ़ाते हैं, वो तो सिंपल से आपको जवाब है, आपको पता भी है। इवन प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्या? नहीं करता है। तो आप क्या करते हो? उसमें थोड़ा इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो, सॉल्ट वगैरह ऐड कर दो या कुछ भी ऐड कर दो। सॉल्ट ऐड कर दिया, अब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई, वो कंडक्टर की तरह काम करने लगा। यानी कि इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना होगा, जिसके कारण वो आपका कंडक्टिविटी करेगा। आ रहा बात समझ में? इम्प्योरिटी ऐड करने का एक एग्जांपल मैंने दे दिया, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। और भी चीज है, जैसे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्ट्रांगनेस बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है थोड़ा इम्प्योरिटी ऐड करके। तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं? कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे कॉपर में जिंक ऐड करते हो, इसी को ना ब्रास कहते हैं। ये एक एलॉय है और इसका क्या होता है? हार्डनेस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर। आयरन भी आपका बहुत ही सॉफ्ट होता है, आयरन को आप बेंड भी कर सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कार्बन अगर हम ऐड कर दें तो वो आयरन अच्छे क्वालिटी का हो जाता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। जो ये सब यूज होता है ना, विंडो वगैरह बनाने में, ये सब जो आपका खिड़की दरवाजा में लगता है आयरन, वो ये सब होते हैं। आया बात समझ में? वो बहुत हार्ड होते हैं, वो आप बेंड हाथ से नहीं कर सकते हो। तो कारण क्या है कि उसका हार्डनेस बढ़ चुका है। तो आयरन का हार्डनेस पता कैसे बढ़ाते हैं? आगे पढ़ोगे, मेटलर्जी एक चैप्टर है आपको, उसमें कार्बन की परसेंटेज को बढ़ा के उसके हार्डनेस को बढ़ाया जाता है। तो यानी इम्प्योरिटी का बहुत फायदा है, हम कुछ उसमें ऐड इसीलिए करते हैं जबकि हमारा पर्पस है। जैसे ये तो चीज हो गया डे टू डे लाइफ में हमारे यूज होता है, खाने पीने की चीज में भी तुम देख लो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर आपको शुगर सॉल्यूशन मतलब शरबत पीना है तो क्या करोगे? इम्प्योरिटी ऐड करना ही पड़ेगा। अरे भाई, उसको मिक्सचर कहते हैं। इम्प्योरिटी, इम्प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे आपने वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड कर दिया, तो आपने क्या किया? वाटर प्योर रहा या इम्प्योर हो गया? इम्प्योर। इम्प्योर को ही मिक्सचर कहते हैं। हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि नहीं सब काम, ठीक है? उसमें थोड़ा और लेमन मिला लिए, टेस्ट भी बढ़ गया अभी गर्मी के दिनों में। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ पर्पस है। तो ये तो हो गई कि फूडिंग में। और आपका इसी तरह से डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों में हमको कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, बहुत सारी चीजों में हमको हार्डनेस बढ़ाना होता है। उन सब के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटी। डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो इस कारण से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। रबर को ही देख लो, आपको रबर आप सुने होगे, अगर प्लांट से मिलता है, बायो के बच्चे जानते भी होंगे, प्लांट से मिलता है तो रबर जो नेचुरल रबर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा ना उसमें पिघला हुआ। अब क्या उस रबर से कोई काम कर सकते हो? किसी चीज को बैंड कर सकते हो? नहीं, वो कोई भी नहीं होगा। अभी आप जो रबर देखते हो काफी अच्छा इलास्टिक होता है, उससे बहुत सारे काम में यूज किया जा सकता है। तो वो उसमें कैसे करते हैं तो उसमें पढ़ोगे, एक चैप्टर है आपका पॉलीमर। पॉलीमर में सारा यूज बताया गया कि आप कैसे उन चीजों का जो आप पढ़े हो उसका अप्लाई कैसे करते हो। जैसे रबर को हार्डनेस बढ़ाना है तो उसको वेल्केनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है इंडस्ट्री में, जिसमें कि सल्फर ऐड किया जाता है। उसमें क्या करते हैं? सल्फर, जिसके कारण वो उसका हार्ड हो जाता है और उसको आप आसानी से किसी चीज को बैंड करने में या रैप करने में, और बहुत सारा जगह आपने रबर का यूज देखा होगा डे टू डे लाइफ में। तो वो तब हम यूज कर पाए जब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। आया बात समझ में? तो अब बताओ, जो नेचुरल था उसको तो हम यूज कर ही नहीं सकते थे, भले वो प्योर है, लेकिन कोई फायदा है क्या? उस लिक्विड से क्या ही कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से उसमें हम क्या किए? थोड़ा इम्प्योरिटी ऐड किए। तो इम्प्योरिटी ऐड करने का ये पर्पस है। इवन फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स में अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मेटल से ज्यादा, और हाँ मेटल से तो ज्यादा, मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा, इंसुलेटर से कम। तो यहाँ पे देखो कंडक्टर से थोड़ा कम रहता है, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इम्प्योरिटी ऐड करके बढ़ाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं, इसके बाद डोपिंग इफेक्ट आएगा ना, अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसमें बताएंगे कि सेमीकंडक्टर में किस तरह से इम्प्योरिटी हम ऐड करें ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। यानी कि इसमें हमने क्या किया? इम्प्योरिटी को ऐड किया। तो हर चीज का एक पर्पस होता है और किसमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है वो हम ऐड करके देखते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। इसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो आप पढ़ोगे, हम लोग जो रेस्पिरेशन सांस लेते हैं क्या प्योर ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं। प्योर ऑक्सीजन लेंगे ना, आपने देखा होगा कि 78% तो हम एयर अगर ले रहे हैं तो 78% तो उसमें नाइट्रोजन है जी, बाकी ऑक्सीजन है कि नहीं है?
इसकी मात्रा भी तो जा रही होगी। ऐसा थोड़ा है कि आप एयर ले रहे हो, केवल ऑक्सीजन ले रहे हो, नहीं, आप एयर ये करो। क्योंकि अगर आपने प्योर ऑक्सीजन लिया तो वो भी लंग्स पे क्या होगा, उसका बहुत साइड इफेक्ट होगा जी, बहुत, है ना। तो लंग्स पे इफेक्ट करेगा और लंग्स पे उसमें, ठीक है, तो हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल होगा। तो मतलब पूरा प्योर नहीं लेना है, तो थोड़ा क्या लेना, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है। और आप देखिएगा वो जो सिलेंडर आता है ऑक्सीजन टैंक का, उसमें भी इम्प्योरिटी ऐड होती है। उसमें अगर कंपोजिशन आपको बताए तो उसमें लगभग आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और थोड़ा बहुत हीलियम भी मिलाया जाता है। जो लोग जाते हैं सिलेंडर टैंक लेके, कहाँ जाते हैं, एक तो हिमालय चढ़ने जाते हैं तो उस पर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। और दूसरा समुद्र के अंदर जाते हैं, जिसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। सुने हो स्कूबा डाइविंग? अगले चैप्टर में पढ़ना भी है, सॉल्यूशन पढ़ाएंगे जहाँ पे स्कूबा डाइविंग की बात आएगी। तो स्कूबा डाइविंग में जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो मास्क लगा के जाते हैं सिलेंडर लगा के, तो सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, आप पढ़िएगा उसका मिक्सर, गूगल भी कर सकते हो, तो आप लोग एक क्लिक पे हर चीज अवेलेबल है। तो आप मिक्सर मतलब ये दे सकते हो विच गैस कंटेन इन द सिलेंडर टैंक या स्कूबा डाइविंग, तो आप दे देगा इसका कंपोजिशन। आया बात समझ में? तो ये मिक्सचर इस सब का एक एक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि फालतू ऐड कर दिया, नाइट्रोजन क्यों ऐड किया या हीलियम क्यों ऐड किया, इस सब का पर्पस है। तो पर्पस हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आपको बताएंगे कि क्यों इस तरह से ये सब बनाया जाता है, किया जाता है। हर चीज का एक रीजन होता है, और रीजन जानोगे तो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी किसी को बता सकते हो। देखो सब चीज का एक ही तरीका है, किसी चीज में इंटरेस्ट जगाने का एक ही तरीका है, या तो उसका इंपॉर्टेंस पता रखो कि मेरे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो दिमाग में रखो, आपको पढ़ने में मन लगेगा। दूसरा चीज ये भी ध्यान में साथ साथ रखिए कि उसको डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल जो हमारे लाइफ में आसपास दिख रहा है उससे जोड़िए, उससे कनेक्ट कीजिए, उसके एग्जाम्पल्स लीजिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आंखों से दिखता रहता है ना, तो दिखता है, देखो फिजिक्स की चीजें ज्यादा जल्दी याद रहती है क्योंकि वो दिखता रहता है ना, आसपास में सराउंडिंग्स में दिखता है। तो ये चीजें हैं, तो इसी तरह से हर चीज को जोड़िए, इन सबको भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी तो थोड़ा तो हम भी आपको मदद करेंगे जोड़ने में। चलिए अगला डिफेक्ट चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो जगह खाली हुई, इसीलिए इसको कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, कैटायनिक डिफेक्ट। और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, लिखिए Fe2O3। आप कोई ऐसा आइटम लोगे जिसका कि चार्ज एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा होता है कि नहीं, आयरन का पढ़े हो ना, +3 और +2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका ले सकते हो, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का, तो ठीक है आप ये लिख लीजिए। और एक और डिफेक्ट होता है जी, फिलहाल इतना लिखूं, इन सब से सवाल भी ज्यादा नहीं पूछते। सुनिए, यहां अगर हम आपको साइज बताएं कैटायन और एनायन में, अगला डिफेक्ट जो आपने लिखा है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, तो अगर साइज की बात करोगे तो सुनिए, एनायन का साइज एज कंपेयर टू कैटायन बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि ये फिट नहीं बैठता। तो लिख लीजिए, लिखिए एनायन, लिखो जल्दी से, एनायन एनायन do not occupy at interstitial site because लिखो रीजन, at interstitial site due to larger in size, तो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो ये फिट नहीं बैठता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूरत नहीं याद करने की, छोड़ दीजिए, बस इस पे ध्यान दीजिए। और ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं पूछा गया। एग्जाम में बेसिकली जो पूछा गया डिफेक्ट से दो ही ज्यादा पूछता है, एक तो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर, वही आज भी हम भी पूछ रहे थे, ठीक है। और अगला एफ सेंटर, और एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल के एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। डेंसिटी किस में घटता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि एटम दोनों चले जाते हैं, शॉर्टकी में एटम चले जाते हैं, इसीलिए वो उसमें डेंसिटी घट जाएगा। और फ्रैंकल में क्या होगा जी, फ्रैंकल में देखो यहाँ सेम रहता है डेंसिटी, क्योंकि इसमें डायग्राम में देखिए जितना कैटायन है उतना ही एनायन अभी भी है, लेकिन इसमें तो घट गए ना, बाहर चले गए, तो डेंसिटी कम हो गई। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें हम टिक भी करवाए हैं,
तो ये जो आपको टिक करा रहा हूँ वही सब आपका एग्जाम भी पूछता है, वही सवाल हम भी पूछेंगे। हम पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं किया एक एक डिफिनेशन जो जो लिखा है सब पूछेंगे। हम जिसको मार्क करा रहे हैं वो जरूर पढ़ के आइए, और उतना भी पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, और कम से कम 2 बार बनाइए, एक बार से मेरे साथ और एक बार हम आपको जब रिवीजन कराएंगे तब बनाइएगा, ठीक है। चलिए, और एक बार आपसे एग्जाम बनवा ही देगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 3 टाइप के डिफेक्ट हमने बात किया था, शॉर्टकी डिफेक्ट, स्टियोमेट्रिक जिसमें पोलर चार्ज वाले हो गए, और एक नॉन स्टियोमेट्रिक, और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो लास्ट लिख लो छोटा सा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसके अभी एग्जांपल मैंने दिए थे कि बहुत सारी चीजों में हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और उनका एक पर्पस होता है, सबका पर्पस। आइए कुछ पर्पस देखते हैं हम लोग। यहाँ तक लिख लिया आप लोग? तो लिखिए, नेक्स्ट लिखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड और लास्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, लिखिए डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द सॉलिड, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया इनटू द सॉलिड, द सॉलिड इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस का एक नाम है डॉपिंग कहते हैं, तो लिख लो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये डॉपिंग यहां नहीं पूछेगा लेकिन फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो उसमें डॉपिंग पूछ सकता है। तो डॉपिंग प्रोसेस क्या है, जस्ट इम्प्योरिटी का ऐड होना, वही डॉपिंग कहलाता है। तो लिख लो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डॉपिंग। डॉपिंग में हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हम इसको भी यहीं रहने दो, इस पे बताते हैं कि इसका पर्पस क्या है और क्यों डॉपिंग करते हैं, क्यों इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और किस तरह से डिफेक्ट्स आते हैं सॉलिड के अंदर। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब प्रॉपर्टी हम बोले थे 2 ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिकल में हम क्या पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो कंडक्टर, जो नहीं कंडक्टर है वो नॉन कंडक्टर, है ना, ये इंसुलेटर, ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये सब आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़िएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब आपको आएगा। सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टी के आधार पे 3 टाइप का होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो आप लिखिए 3 टाइप्स के तो होते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है कंडक्टर, फर्स्ट लिखिए कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहिएगा, वैसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो यहाँ पे 2 सॉलिड भी कह सकते हो क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो 2 सॉलिड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिखिए जल्दी से, 2 सब्सटेंस या 2 सॉलिड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल बताइए, ऐसा सॉलिड जानते हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कौन है? अरे रूम में ही है, कॉपर वायर, हाँ अच्छा ठीक, एल्युमिनियम, थोड़ा औकात में आ जाओ, है ना। कॉपर एल्युमिनियम, ठीक है। तो कॉपर एल्युमिनियम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इसकी बात करो, है ना। अच्छा, कंडक्टर किसको कहेंगे, अभी लिखे ना, 2 सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, 2 सॉलिड या, है ना, 2 सॉलिड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये आप जो नाम ले रहे हो गोल्ड सिल्वर, उनका भी यूज करते हैं, लेकिन कहाँ, जब इक्विपमेंट्स हैवी हो, मतलब महंगे हो, एक्सपेंसिव हो, जैसे लगता है मोबाइल फोन,
उसमें कंडक्टिविटी बहुत हाई लेवल का चाहिए, क्योंकि आपको रैम स्पीड स्पीड हाई चाहिए। तो आप क्या यूज कीजिएगा, आप कॉपर वायर थोड़ा यूज कीजिएगा, आप उसके पीछे जो चिप होता है उस समय आपका गोल्ड या फिर सिल्वर यूज किया जाता है। मतलब वो पूरा सिल्वर नहीं, मतलब उसकी पानी चढ़ी हुई रहेगी, उसी स्पीड से जाएगा उसमें। तो कंडक्टिविटी फास्ट होगी तो उसका प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा। तो प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए फिर एक्सपेंसिव एलिमेंट्स यूज करेंगे, और एक्सपेंसिव एलिमेंट्स यूज कीजिएगा तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। इसीलिए जो महंगे फोन होते हैं जनरली उनमें ज्यादा यूज ये किया जाता है। ठीक है, तो ये सब रीजन है। दो सॉलिड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टिविटी। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर पता है ना सबको, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करे। तो लिख लीजिए दो सॉलिड विच कैन नॉट, या नॉट लगा लेना, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोज सॉलिड विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कंडक्ट नहीं करे। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल जानते हो, है ना। एग्जांपल के लिए बोर्ड लिख लो, है ना। ठीक है, प्लास्टिक भी बोल सकते हो, ये भी एक सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। चलिए ठीक है, इंसुलेटर तो समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच में एक की कंडक्टिविटी लाई करती है, जिसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। नाम में ही सेमी वर्ड यूज किया गया, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, द कंडक्टिविटी लाई बिटवीन सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी लाई बिटवीन। हाँ, तो लिखिए दो सॉलिड विच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन किसके बीच में, मेटल एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर कर लो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा, जनरली ये जो बनता है ना, ये बनता है सिलिका का, सिलिकॉन का, सिलिकॉन। इसीलिए तुम देखना माइक्रोसॉफ्ट जितना बनता है उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वो जितना भी चिप बनता है, पीछे का मदरबोर्ड जो बनता है, वो सब किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन से तो सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं। इंडिया अपना सेमीकंडक्टर खुद बना रहा है, डायोड ट्रांजिस्टर भी खुद बना रहा है। ठीक है, पहले नहीं बनता था, 2 साल पहले तक। अब हाँ, बेल अब बना रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये इनको बना रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अपना शेयर किए हैं लोग, तो बना रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया अब ये सब चीजें कर रहा है। तो देखना, आप देखना नाम दिया जाता है सिलिकॉन वैली, जैसे इंडिया का बेंगलोर है ना, अमेरिका का न्यूयॉर्क है, सिलिकॉन वैली। ज्यादातर यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में से क्या खास बात है वो आगे पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं जो आप लोग जानते होंगे। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर, जो मेटल के द्वारा कंडक्शन को कंडक्टर की तरह काम करे। और कंडक्टर की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर फ्री आयंस पाए जाएंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो कि आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, जहां हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आप देखे ही हो, बैटरी वगैरह क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग वहां बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि कौन प्रेजेंट हो, फ्री आयंस। फ्री आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ड्राई सेल देखे हो, ड्राई सेल, ड्राई सेल के अंदर चलो आपको नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ तो केमिकल रहा होगा अंदर, कुछ कंपाउंड से भरे रहते हैं। अच्छा, उनसे जैसे ही आप लगाओ उसको टॉर्च में, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और बल्ब जलने लगता है। यानी कि यहाँ पे केमिकल में कुछ तो क्या हो गया होगा, डिसोसिएट हुआ होगा, जिसके कारण वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आया बात समझ में, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सॉल्यूशन भी बताई, सॉल्यूशन का भी यूज यहाँ से ही आगे आपको आने वाला है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम आपको समराइज में आपको पूरा सिलेबस समझाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। आप शुरुआत में क्या पढ़े, सॉलिड, जो सॉलिड आप जान रहे हो। अब कौन सॉलिड पानी में डाले कि हमको उसका सॉल्यूशन बनाए, और सॉल्यूशन इस फेवर में बनाए
पहले तो हम किस सॉलिड को मिक्स करें, शुगर मिक्स करें या NaCl मिक्स करें या और भी है H2SO4 एसिड मिक्स करें, इस तरह से, तो उससे सॉल्यूशन बन गया। अब इस तरह का सॉल्यूशन बनाओ कि उस सॉल्यूशन में फ्री आयंस हो और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। वो कौन सा चैप्टर होगा? थर्ड चैप्टर, अगला चैप्टर ही वेट कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पे क्या सॉलिड लिया, पानी में डाला तो सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन में हमने ऐसे सॉल्यूशन बनाया जिसमें आयंस बने, आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल से इलेक्ट्रिक जनरेट करना। ठीक, और उसके बाद अगला चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब समझते हो? स्पीड, फिजिक्स में पढ़े होगे आप लोग। स्पीड यानी रिएक्शन, यहाँ किसका स्पीड? रिएक्शन का। तो रिएक्शन का क्या स्पीड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? केमिकल काइनेटिक में। तो ये हुआ तुम्हारा हर चैप्टर का एक, कह सकते हो कि कनेक्टिविटी, कि क्या हम हर चैप्टर में सीखने वाले हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया सॉलिड। और अब हम बात करते हैं कि सॉलिड में आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आज भी नॉन कंडक्टर ही है, ये हमेशा वही रहेगा। लेकिन कंडक्टर में इफेक्ट पड़ेगा और सेमी कंडक्टर में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज और डिक्रीज? जल्दी बताओ। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विथ, मेरा सवाल सुनिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? चलो, कितने लोग इंक्रीज कह रहे हैं? अच्छा, कितने लोग डिक्रीज कह रहे हैं? डिक्रीज, डिक्रीज में भी हो, ठीक। अच्छा ठीक है, और सेमी कंडक्टर का क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो? अच्छा ठीक, आगे बाकी लोग इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसको। तो लिखिए, ये नोट करके लिखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में आ सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री में अभी तक नहीं पूछा है क्योंकि ये सब फिजिक्स का टाइप है। ये सब ना यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्योंकि एक चैप्टर ही है आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना, वहाँ थोड़ा और डिटेल में पढ़ना, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको जितना केमिस्ट्री पढ़ना है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिए नोट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहला लिखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो लिखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज को हम ऐसे लिख दे, चलेगा? विथ इंक्रीज इन, ऊपर की तरफ लिखे तो इंक्रीज, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, conductivity of conductor will be decreases। ये क्या होता है जी? घटता है, decreases। इस बात को अंडरलाइन कीजिए, आपका भी यही आंसर था, हाँ ठीक है। बट लेकिन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लिखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा जी? सेमीकंडक्टर इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। और इसमें पूछेगा एनर्जी डायग्राम के आधार पे एक्सप्लेन कीजिए कैसे होता है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किसके आधार पे, बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी के आधार पे हम देखते हैं, तो हमने बना लिया एनर्जी। अच्छा, इसमें दो बैंड होते हैं जी, एक तो आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हो ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाग लेते हैं और वही रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 6 नहीं 4, जो आउटर मोस्ट में। नाइट्रोजन में 5, यही 5 भाग लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बताइए जल्दी से? 2 8 3। तो बॉन्डिंग में ये भाग लेंगे, सभी भाग नहीं लेंगे ये, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। ऑक्सीजन में बताइए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में या रिएक्शन में? तो ऑक्सीजन का 8 होता है, बोलिए कितना? 2 और 6, ये भाग लेंगे। आया बात समझ में? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में? बोलो जल्दी से, किसी एक का चेक कर लो, सभी एक ही ग्रुप का है। क्लोरीन का कीजिएगा, कितना आएगा? 2 7। क्लोरीन का भी चेक कीजिएगा, 2 8 7 आपका। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बॉन्डिंग में भी और बॉन्डिंग रिएक्शन में भी, कोई भी यही पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, यही क्यों पार्टिसिपेट करता है? यही इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। स्टेबल कौन होना कौन चाहेगा? पढ़ाई में आप लोग कौन भाग लेता है? घर में किसी को देखो, मम्मी पापा लोग नहीं पढ़ाई वढ़ाई करते हैं क्या?
वो पार्टिसिपेट क्यों ही करेंगे, वो स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है, लाइफ में। लेकिन जो बच्चे अभी अनस्टेबल हैं उनको पढ़ाई अच्छी लगे ना लगे पढ़ना पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? तो रीजन क्या है इसका? टू गेट स्टेबिलिटी। मतलब हर चीज, आप अच्छा कॉलेज ले लो, अच्छी जॉब ले लो, इन सब का एक ही तो पर्पस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब पर्पस तो स्टेबिलिटी ही है, ठीक है। तो उसी तरह से इनमें भी वही भाग लेंगे जो स्टेबल नहीं है। आप जानते हो ना, सबका बिहेवियर किसके जैसा होना चाहता है? नोबेल गैस की तरह। तो देखो तो ये दो तो सब में नोबेल गैस की तरह ही है, स्टेबल है कि नहीं? तो भाग कौन लेगा? ये। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स ऑलरेडी फिल्ड है नोबेल गैस की तरह, तो वो क्यों भाग लेंगे? जो स्टेबल हो चुके हैं वो भाग नहीं लेंगे, जो अनस्टेबल है वो भाग लेंगे। जैसे अभी आप लोग का जॉब लग जाए, फिर क्या करोगे? कबाड़ी वाला को बुलाओगे, पूरा किताब कॉपी सब एक साथ, हाँ बहुत दिमाग खराब किया, 20 साल से परेशान करके रखा है ना, अब इसको देखना नहीं है। यही होता है जनरली, और यही सच्चाई भी है ना? ठीक। तो देखो ये अब स्टेबल हो जाएगा भाग लेके, तो ये फिर इसमें आपका क्या करेगा? तो अब आप समझे कि बॉन्डिंग और इसमें क्यों भाग लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस जगह रहते हैं उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। तो यहाँ पे दो बैंड हम बनाने वाले हैं। पहले हम बनाने वाले हैं किसके लिए? मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल। मेटल आप उसको भी कह सकते हो, मेटल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर लिख लो, बल्कि मेटल में भी कौन? कंडक्टर, ठीक। और दूसरा बनाइएगा किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर। और लास्ट एक मन है तो इंसुलेटर के लिए बना लीजिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बना लीजिए। सुनिए, इसमें दो बैंड है, एक तो वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो फिर कंडक्ट करेगा। तो होता क्या है कि कंडक्टर की बात कीजिएगा या मेटल की बात कीजिएगा, तो इसमें जो दो बैंड है, एक है आपका कंडक्शन बैंड और एक है, मैं ग्रीन से बनाता हूं ये दूसरे कलर से, जो दूसरा कौन है? वैलेंस बैंड। रिसीव इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस बैंड। तो बताइए ये दोनों ओवरलैप रहते हैं किसमें? कंडक्टर में। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बताइए दोनों जगह प्रेजेंट है कि नहीं? वैलेंस में भी और कंडक्शन में भी। यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? अच्छा अब देखिए सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इसका कंडक्शन बैंड और इसका वैलेंस बैंड में थोड़ा गैप होता है। क्या होता है? इसके बीच में एक गैप होता है, ये दोनों ओवरलैप नहीं होते। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, बताइए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे क्या? नहीं, ठीक है। और इंसुलेटर में ये गैप इतना ज्यादा होता है कि कभी भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। आया बात समझ में? तो सुनिए होता क्या है कि जैसे ही हम किसका इफेक्ट पूछे? टेम्परेचर का। तो जैसे ही आपने T से मैंने टेम्परेचर को लिखा, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा, ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, यानी कि कंडक्शन बैंड को ही लीव करके चला जाएगा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ चला जाएगा? वो आउटसाइड द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को हम सी भी लिख देते हैं शॉर्ट में, कंडक्शन बैंड। तो बताओ फिर कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी घट ना जाएगी जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, तो कंडक्टिविटी घट गई। आया बात समझ में? तो ये बाहर चला जाता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पहले से प्रेजेंट था तो ये आउटसाइड द ये चला गया, तो बाहर चला गया जी, ठीक है, कंडक्टिविटी। अब बताइए इसमें जब आपने टेम्परेचर दिया तो क्या होगा? इसमें जब आप टेम्परेचर दीजिएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो अब क्या होगा? जैसे ही इसको एनर्जी मिला ये जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, किसमें? कंडक्शन बैंड में। अब बताइए कंडक्शन बैंड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उतना ही कंडक्टिविटी क्या होगी? इसकी बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ? मूव टुवर्ड्स कहाँ? कंडक्शन बैंड। तो बताइए कंडक्टिविटी क्या होगी सेमीकंडक्टर की? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को 80 शॉर्ट में लिख देता हूं, ये क्या होगा जी? इंक्रीज। आया समझ में? क्यों टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ रहा है और क्यों ये टेम्परेचर बढ़ने से घट रहा है। बाकी किसी को मन हो तो ये सीबी का मतलब लिख लीजिए। सीबी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन
बैंड, और VB का मतलब हो गया वैलेंस बैंड। साइड में नाम इसका लिख लेना फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंसुलेटर क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहा है? कितना भी टेम्परेचर दे दो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, यहाँ इतना गैप है कि ये कभी भी इसमें पहुंच ही नहीं पाता, और इस कारण से कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है। इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इस गैप को, बहुत लार्ज गैप है, इसको पढ़िएगा, फिजिक्स में कहा जाता है इस गैप का नाम है फॉरबिडन गैप। वो सब आप फिजिक्स में पढ़िएगा, यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन खाली लिखना है तो लिख लीजिए। ये सेमीकंडक्टर पे अभी जो मैंने थोड़ा सा बताया, इसमें पूरा एक चैप्टर है, उसमें डायोड ट्रांजिस्टर तक भी जाना है। हम केवल सेमीकंडक्टर के टाइप्स तक जाएंगे, टाइप्स तक आपके इसमें है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये है सेमीकंडक्टर का मैकेनिज्म, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ती है, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है, और इंसुलेटर तो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और कितना भी टेम्परेचर दे दो वो कभी जाएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं जी, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला लिखो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर, इंसेंट्रिक कौन सा? ये वाला SiCa, ठीक है, इन है, हाँ ठीक है। ये जो होता है सेमीकंडक्टर एक्चुअली कैसा होता है? नॉन कंडक्टर। कैसा बिहेव इसका होता है? नॉन कंडक्टर। अब इसका बिहेवियर नॉन कंडक्टर क्यों होता है उसको समझिए। तो देखिए, अभी हम बताए सेमीकंडक्टर किसका बना हुआ होगा? किसका बना हुआ होगा? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बोलो। हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तुम ही लोग। 4 होगा। 284 नहीं लिखोगे? तो ये अगर 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा बताइए सिलिकॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। हाँ, 4 लोग से बॉन्डिंग करके 8 हो जाएगा, कंप्लीट कर लेगा अपना, ठीक है। तो आइए, ये 4 लोगों से बॉन्डिंग बनाएगा सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी आपका एक सिलिकॉन, और एक सिलिकॉन यहाँ दे दो, ठीक है। और ये चेन चलता रहेगा। इधर बना लिया ये सिलिकॉन, बनाते जाइए आप लोग भी सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन, ये 4 बॉन्ड सब बनाते रह रहे हैं। इस तरह से हम इसको आप बना दीजिए। ऐसा 4 बॉन्ड ये हर तरफ बनाएगा नहीं। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? इंसेंट्रिक इसलिए कहते हैं कि इंटरनली रहता है, इसमें एक्सटर्नली कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सुनिए डायग्राम बनाने से पहले समझिए क्या करना है। अभी हम बोले ना कि ये कैसा होगा? नॉन कंडक्टर। तो भाई इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अभी पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इसमें बढ़ाइएगा तो क्या होगा बताइए? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बताइए क्या होगा? इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अरे भाई, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको टेम्परेचर बढ़ाना मैंने एनर्जी देना, एनर्जी दी, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ज्यादा एनर्जी देते जाइए, ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट गया। मान लो कोई भी बॉन्ड टूट गया, अगर टूट गया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं वो अब क्या हो गए? फ्री। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या लगता है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अभी डायग्राम से बताया था ना कि भाई कहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाता है। आप देखो, सिंपली समझो, ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो गया। अगर ये मूव करने के लिए फ्री हो गया तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हमने इसमें एक्सटर्नली कोई चेंज किया? नहीं, ये जो भी किया इंटरनली ही किया, बस टेम्परेचर बढ़ाया, और जिसके कारण क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हुआ जी? बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए।
एक बॉन्ड हमने तोड़ा है, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो बताइए इसके कारण क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे, तो फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। लेकिन ये कंडक्टिविटी ना इतना ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में या इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज कर सके। तो इसके लिए हम दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डॉपिंग। अभी पढ़े थे ना कि इम्प्योरिटी का ऐड करना क्या कहलाता है, डॉपिंग। तो आइए देखते हैं कि एक्सेंट्रिक सिमेट्रिक कंडक्टर में डॉपिंग प्रोसेस करके उसकी हम क्या बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं। तो दूसरा टाइप लिखेंगे, पहले ये लिख लो आप लोग,